Welcome everyone, to all those who joined, to all those who will be watching this online later on. Um, Today's session is about land restoration, deforestation, and how does the land recovery work. And we'll be hearing from a perspective of a public policy researcher, an advocate for public policy, someone who has worked in content strategy, and someone who's worked in collaboration with UNDP and several other institutes. So that being said, that's today's guest, Rabel Bukhari. Rabel, do you want to start it? Do you want to share your screen, or how you want to go about it? So over to you from here on. Thank you, Mohsen. Hello, everyone. I understand कि Mohsen, we can have this session in bilingual, right? हम Yeah, उर्दू और इंग्लिश दोनों में conversation कर सकते हैं because I assume कि जो हमारे साथ students मौजूद हैं, they understand both languages, Urdu yeah. and English. और वो they are in high school or universities, if I'm not wrong. So let's start. I will keep my presentation. It has some technical words. उसमें थोड़ी से technical language है, but I will try to simplify it as much as I can. So थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम राबेल हैदर बुखारी है। मैं आजकल यूएनडीपी पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज यूनिट के अंदर प्रोग्राम सपोर्ट एसोसिएट हूँ। क्लाइमेट चेंज यूनिट के अंदर मेरा मेजर रोल जो है वो प्रोग्राम रिलेटेड है, प्रपोजल राइटिंग, कॉन्सेप्ट राइटिंग और इस तरह के मेजरली जो थॉट प्रोसेस वाले प्रोजेक्ट टॉपिक्स होते हैं उन पर काम करना होता है। थॉट नोट्स मैं बनाती हूँ। जो ये टॉपिक है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस का, ये आज बेसिकली आई थिंक लाला रुफी इस इनिशिएटिव की फाउंडर है। उन्होंने आई थिंक इसलिए सेलेक्ट किया था बिकॉज इट इज द मेन टॉपिक फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ 2024। ये टॉपिक इसकी इस वक्त इम्पोर्टेंस का आई थिंक रीजन ये है, और आई थिंक इट्स बिन written on and on about in many newspapers as well, is because Saudi Arab is now being very actively working in desertification and land restoration. आप लोगों ने उनके कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में सुना होगा, जो कि जिनके ऊपर एमबीएस जो सलमान है वो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा शहर भी है जो कि बिल्कुल वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरह का बना रहे हैं। तो बेसिकली देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक ऑन हाउ टू कन्वर्ट डेजर्ट्स and into land restored sites and how to fight drought resilience. Just want to make sure if I just speak on Mohsen, I'm audible, right? Yeah, you're audible, and we can see your screen. Perfect. Perfect. You can see my screen as well. Okay, let's start. Can you all tell me, if I know we have audience here now. Can anybody tell me what this picture is? Any of the participants? The Great Wall of China, maybe. बिल्कुल, yes, you're right. बिल्कुल, ये Great Wall of China है. Now, do you guys know about this green wall? Honestly, before researching for this particular assignment, I did not know what this wall is. ये एक actual wall है, जो कि अफ्रीका के क्रॉस जो है वो बनाई गई है. इट्स कॉल्ड द ग्रेट ग्रीन वॉल. ये इसकी स्लाइड चेंज. ओके, सो ये इसकी बिफोर है. इट वाज अ कंप्लीट डेजर्ट एंड ये इसकी आफ्टर है. राइट नाउ इट एग्जिस्ट इन अफ्रीका और यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट जो है वो बनाया गया है एंड ब्रांड को रिस्टोर किया गया है.
इसके बारे में हम ये एक एग्जांपल है जो कि इसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे किया गया, क्यों जरूरत थी कि अफ्रीका के अक्रॉस एक लंबी इस लाइन में एक डेजर्ट को एक फॉरेस्ट बनाया जाए। हम इसको आगे जाके बात करेंगे, बट आई जस्ट वांट शो यू कि इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिस्टोरेशन क्या होता है और किस तरह से और क्यों जो है वो एक डेजर्ट को लैंड में रिस्टोर किया जा सकता है। मोहम्मद मेमन, आपका हाथ है, प्लीज बताएं। ओके, It's gone. okay, perfect. Okay, let's move. So throughout this presentation, we'll be understanding the intricate dynamics of desertification. Basically, हम क्यों डिजर्टिफिकेशन होती है, कैसे होती है, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, मल्टीफेसेटेड क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, लैंड रिस्टोरेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं, और हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, और चंद एक केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, और हम इसके अंदर पाकिस्तान की रेलेवेंस किस तरह रिलेटेड उसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स को एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। अच्छा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हमें क्यों जरूरी है कि हम लैंड डिजर्टिफिकेशन के ऊपर बात करें, सहराओं के ऊपर बात करें, उसको उनको दोबारा आबाद करने के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो होल इकोसिस्टम ऑफ वेदर है वो चेंज, हमारा पहले ठंडा दिसंबर होता था और अब इस दफा अब वो ठंडा दिसंबर अब ठंडा नहीं रहा, अब गर्म हो गया है। और जनवरी और फरवरी में ठंडक होती है। अब मैं इस्लामाबाद में हूँ आजकल, और इस्लामाबाद में अप्रैल के अंदर पंखे चल जाते हैं, बट बिलीव मी अभी तक हम लोगों ने अपने पंखे ऑन नहीं किए हैं, एंड इट्स ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो mitigating climate change effects, safeguarding biodiversity. जब डिफोरेस्टेशन होती है, जब मैन मेड रीजंस की वजह से दरख्त कटते हैं, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस दरख्त जो है वो गिर जाते हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन हो रहा होता है, तो उसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी यानी कि आपके जो आबी हयात है और जो लैंड पे रहने वाले जानवर हैं उनकी जिंदगियों पे इम्पैक्ट आता है। तो पहले उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, उन वाइल्ड एनिमल्स की जिंदगी बचाने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। देन देयर इज फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों का दरख्तों से और जंगलों से खाने, उनकी खुराक का, उनकी लाइवलीहुड का, उनके मुआशियात का जो है वो ताल्लुक होता है। कुछ मुख्तलिफ अल्फाज में लैंड रिस्टोरेशन क्या है, डिजर्टिफिकेशन क्या है, और ड्रॉट रिलियंस क्या है। Land restoration is the process of reversing environmental degradation through implementation of sustainable practices aimed at improving soil health, fostering vegetation growth, and restoring ecosystem functionality. तो basically land restoration है कि जमीन है वो बंजर है, और उसको दोबारा से उसके अंदर जान डाल देना, उसके अंदर हेल्थ डाल देना, उसको इस काबिल बना देना कि उस जमीन के अंदर जो है से पौधे और दरख्त जो है वो निकल सके और वो एक इकोसिस्टम बन सके। डिजर्टिफिकेशन क्या है? डिजर्टिफिकेशन इज बेसिकली द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड रीजन्स, प्राइमरी ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल फैक्टर्स। अब एक डिजर्टिफिकेशन की एग्जांपल्स हमारे पाकिस्तान में आपकी थर पार के रीजन, बलूचिस्तान का काफी हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्से, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में काफी हिस्से इंक्लूडेड हैं डिजर्टिफिकेशन में। फिर आपकी जहां तक बात आती है drought resilience की, the drought resilience is basically the capacity of the ecosystem, communities and economies to withstand and adapt to the impacts of the drought conditions. तो अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉट आ गया है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, तो क्या हम इस काबिल हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी कम्युनिटी, हमारा इकोसिस्टम, कि वो उस ड्रॉट को फेस कर सकें? तो बेसिकली एसेंशियली drought resilience is this. So these are the three terms that we will be using throughout this presentation. I think की definition एक बार जानना जरूरी था, तो ये बेसिक उसकी definition है। Okay.
moving on. इस presentation में what we will be mostly इस session में we'll talking about is the desertification, because desertification है तो फिर land restoration उसके ऊपर है, and then उसके ऊपर फिर capacity है आपकी. तो desertification is basically a relentless process whereby once fertile land is now becoming a desert. यानी कि आपका जो खेत है, आपके जो दरख्त है, आपका जो फॉरेस्ट है, वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट बनता जा रहा है. तो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन इज दैट प्रोसेस, और वो with climate change or unsustainable agriculture practices, overgrazing, deforestation, many reasons is now becoming a desert or a Sahara. अच्छा, इसके जो causes होते हैं, let's talk about some of those. इसमें एक है बहुत बड़ा human induced land degradation, unsustainable, secondly unsustainable land use practices, thirdly climate variation, fourthly soil erosion, and fifthly water scarcity. तो पहला तो हो गया land degradation, human induced. अच्छा, I just want to have this presentation इसको हम interactive में बनाना चाहती हूँ. तो anybody of you can give me an example कि human induced land degradation क्या होती है? What do I mean by it? कोई बता सकता है मुझे? maybe Miss Ada, basically, okay, Kamaluddin, you will go ahead. रीमा बताएं. No, Kamaluddin, I'll give you a chance. You go ahead. maybe it is caused by the human activities like deforestation. और अजीमा आपका क्या जवाब है? Okay, so you are asking for like human impact on desertification, ना? मैं पूछ रही हूँ कि इंसान किस तरह से Basically it depends, like human livelihood depends upon environment and on forest. Like इंसान के जो जरिए माश है ना, वो बहुत ज्यादा है ना, वो forest पे depend करता है. That's why humans are impactful and can be a tool for desertification of land. So basically, thank you, Zima. Thank you. I'm sorry, I don't remember the guy who was speaking before Zima, but thank you both of you. So basically, human and land induced land degradation से मुराद होगी कि जब जंगलों में जो वुड कटर्स होते हैं वो जरिए मौज के लिए भी, जैसे आपने बात की, के लिए दरख्त काटते हैं, या फिर ग्रेजिंग होती है बहुत ज्यादा. सॉइल ग्रेजिंग से मुराद ये होती है, वुड ग्रेजिंग से मुराद ये होती है कि आप जो लाइव स्टॉक होता है वो जाके जो है शीप्स होती हैं या जो बकरियां होती हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाती हैं, तो उसकी वजह से ग्रेजिंग की वजह से बहुत ज्यादा वो डेजर्ट है वो बड़ा बड़ा होता जाता है. फॉरेस्ट या जो आपका पैस्चर्स हैं, जो आपकी जो यहाँ पे लॉन्स हैं, वो सारे खाए जाते हैं. तो बेसिकली कुछ रीजंस हैं जो ह्यूमन इंड्यूस भी करते हैं और उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होती है. इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी, पानी का ना होना, पानी का जो वाटर बेड है वो जमीन के अंदर नीचे तक चले जाना, यहाँ तक कि जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो मुरझा के मर जाएं. इसको कहते हैं वाटर सिक्योरिटी की रीजन एक है, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होती है. ठीक है, हम आगे चलते हैं. इसके ऊपर कॉजेस क्या है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है. ओवरऑल हमारी पूरी दुनिया में वो इलाके जहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है, वो उनका वाइड स्प्रेड लॉस हो जाता है वेरिएबल लैंड. इम्पेयर्ड वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी खराब होती जाती है. पानी अक्सर आप लोगों ने एक कंप्लेंट अपने घरों में देखी होगी कि पानी जो है वो नमकीन है, पानी मीठा नहीं है. तो पानी नमकीन इसलिए होता है जब पानी की क्वालिटी डिजर्टिफिकेशन की वजह से खराब होती जाती है. एक जहां पर पानी मीठा होता है, जहां पर वाटर बेड जो है वो एक वाटर स्ट्रीम के साथ, पानी की नदी के साथ या दरिया के साथ, तो पानी उस तरह से क्वालिटी वाइज बेहतर होता है. इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे सिस्टम इकोसिस्टम काम करता है, लेकिन बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड इट्स बेसिकली हाउ इट वर्क्स. अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन हॉटस्पॉट, इसमें कुछ ग्लोबली कुछ जगह बताई गई हैं. साहिल रीजन है अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में एरल सी बेसन है, और ऑस्ट्रेलिया में मोरेट डार्लिंग बेसन है,
or at the end I will be asking you guys if you can name any of the desertification sites in Pakistan. तो आगे चलते हैं इससे. इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन. हमने काफी सारे इम्पैक्ट के बारे में बात कर लिया, बट हम बेसिक डॉट बाय डॉट इम्पैक्ट के बारे में बात. एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है? सॉइल क्वालिटी खराब हो जाती है, लैंड फर्टाइल नहीं रहती, जमीन जिसे उर्दू में कहते हैं बंजर हो जाती है. Diminished biodiversity and ecosystem services. आपकी जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जब जंगल से सहरा बन गया तो जंगल वाले जानवर जो हैं उनकी जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाती है, और वो दे आर उनका जैसे आप कहने के घर ही खत्म हो जाता है. तो बेसिकली डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डिमिनिश होता है. इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स. डिजर्टिफिकेशन जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि फ्लड्स कैसे आते हैं अगर सहरा बन रहे हैं, लेकिन one of the major reasons of floods is basically desertification. Dust storms यानी कि आंधियां चलती हैं. Then फिर social economic implications. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कमी आ गई, आपकी फूड सिक्योरिटी में कमी आ गई. वो खेत, वो जगहें जो कि आपको गंदम या आटा प्रोवाइड करते थे, अगर वहां पे अब वो लैंड इतना बंजर हो चुका है और लैंड इतना खराब हो चुका है कि वहां पे अब गंदम उग नहीं सकती, तो बेसिकली उस इलाके में या उस इलाके में जहाँ जहाँ वो गंदम जाती थी वहां पे आपको फूड इनसिक्योरिटी आ गई है, फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया. देन हाइडन रिस्क ऑफ पॉवर्टी, जिस तरह के आपने थर में हालात देखे पिछले कुछ सालों में, हम कई सालों से मिलकर देख रहे हैं पॉवर्टी की सिचुएशन, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे पानी खत्म हो जाता है, लोग पानी की कम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, वो वहां से वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे पानी हो. फिर पानी के ऊपर लड़ाइयाँ, सोशल अनरेस्ट. Then impaired human health due to reduced access to clean water and nutritious food. फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ये वही वाली बात है कि आपकी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, मेनी ऑफ द प्लांट स्पीशीज यू सी के दे डाई, वो खत्म हो जाती है, वो एक्सटेंट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन. इसी तरह अमेज़न फॉरेस्ट की एक बड़ी एग्जांपल है. इफ यू सी अ डॉक्यूमेंट्री जो कि नेशनल ज्योग्राफिक ने बनाई थी, आई सॉ इट अ कपल ऑफ डेज बैक, आई थिंक इट्स ऑन नेटफ्लिक्स एज वेल, जिसके ऊपर बताया गया कि किस तरह से अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो गया एंड देन मेनी ऑफ द स्पीशीज of animals and plants, they actually got extinct just because एक part of the Amazon forest, I'm sorry, part of the Amazon forest खत्म हो गया इसकी वजह से. Moving on, hence we understand that there is a need to change the cycle or circle or natural or human induced phenomena of desertification. And how can we do that? Land restoration. Essentially, इसका आंसर है land restoration. Land restoration can reverse the creeping tide of land degradation, drought and desertification. हर डॉलर जो कि एक लैंड रिस्टोरेशन में लगता है, उसकी वजह से $30 जो है वो आपका, आप कह लेंगे आपको प्रॉफिट होता है. इन सेम अल्फाज में लिखा गया है. बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर आप ₹1 लगा रहे हैं, ₹1 से आपने एक सीड पकड़ के वो एक सीड से आपने दरख्त लगाया है, उससे आपको $30 तक का इकोसिस्टम की सर्विसेज में आपको फायदा होगा. तो बेसिकली लैंड रिस्टोरेशन की इतनी वैल्यू है और इतनी इम्पोर्टेंस है when it comes to दरख्त लगाना, या it comes to bringing a desert back to a forest, bringing the desert back to a cultivable land या arable land. अच्छा, restoration boosts livelihood, lowers poverty, builds resilience to extreme weather. Restoration increases carbon storage, slows climate change. And then restoration storing just 15% of land and halting further conversion could also avoid up to 60% of expected species extinct. So basically, restoration is your answer to the problem that is desertification, जिसके बारे में हम काफी देर से बात कर रहे हैं. So let's know more about it. Let's talk about what are the land restoration techniques.
I just want to Ravi, know कि जो हमारे जी जी so like before we talk about land जी restriction मोहसिन techniques, before we talk about land restriction techniques, हम्म see with the growing human population, we need more and more land for like for real estate, for we need more factories, we need to occupy more land, right? So isn't yes it just simply natural that as we grow in population, we are gonna consume more land and hence the more natural forests are gonna die. So like, why is there so much buzz about it? It's like it's simple maths. Like, we were 2 billion, we are 8 billion, we will be 10 billion in future. Obviously, 10 billion are gonna need more land than 2 billion used to. Then like we need to हम्म cut forests, right? So what's the buzz? so I love how you're coming from a very high-rise corporate building in Dubai kind of perspective, but you see the floods that are happening in Dubai right now. Yeah, Dubai, but they will let's mitigate the floods let's in a week or हाँ so. क्यों मत yeah you're right you're absolutely right कि लोग बढ़ रहे हैं population बढ़ रही है you need more land and space to live and build cities and build skyscrapers and आपको urbanization की बहुत जरूरत है लेकिन इन सब का एक रिवर्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है जैसे कि दुबई जैसा शहर जो अभी आपने रिसेंटली एग्जांपल में देखा Mhm. जहाँ पे इतनी बारिश हो गई एक दिन में जो कि 2 साल में टोटल होती थी बारिश दुबई के अंदर Hmm. और इट इज अनप्रेसिडेंटेड कभी नहीं हुआ कभी होता नहीं है और अगर हम कभी कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था सोचा भी नहीं था कभी हुआ भी नहीं फ्लड्स नहीं होते दुबई में या अबू धाबी में हमने नहीं सुना मगर ऐसा Hmm. क्यों हो गया इट्स सिमिलर टू नोइंग एंड मतलब सिमिलर टू कि आपको कोई बात बताई कि पता है सऊदी अरब में फ्लड्स आ गए सऊदी अरब में सैलाब आ गया भाई हम तो सऊदी अरब तो वो है डेजर्ट है हाउ कैन यू हैव अ सैलाब देयर so Hmm. basically it's all an impact of climate change and it's all an overall impact of a cycle of how when you are trying to make changes in your ecosystem or your earth उसका एक side effect होता है उसका एक impact आता है this is why essentially climate change के topic या climate change पे काम करना या उसकी various aspects को देखना is important apart from understanding कि भाई हमारी population बढ़ रही है तो you can always have many क्या कहेंगे many ways on how to mitigate it A and B adopt to it Hmm. जो अभी आपकी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो आपके साइड इफेक्ट्स थे थैंक यू Nida, I have a question. यस प्लीज Hello, can you hear me? Okay, आपने कहा कि जो प्लांटेशन है लाइक अगर हम एक सीड जो है ना वो लाइक करेंगे ग्रो करेंगे तो इट वुड बी लाइक हमें उसे $30 का फायदा होगा इट वुड बी सो हेल्पफुल टू द एनवायरनमेंट हम कभी भी जो है ना फॉरेस्ट को डिग्रेड करने को प्लांटेशन से ऑल्टर नहीं कर सकते फॉरेस्ट टुक ईयर्स और इवन डेकेड्स टू डेवलप उनकी एक अपनी नीश होती है उनके एक अपना इकोसिस्टम होता है उनकी की स्पीशीज होती है उनको आप ह्यूमन मेड फॉरेस्ट और ह्यूमन मेड प्लांटेशन से ऑल्टर नहीं कर सकते और इन दोनों टर्म्स को हम ऑल्टरनेटिवली यूज नहीं कर सकते सो आई डोंट थिंक सो कि आप लैंड रिस्टोरेशन में आप कहें कि प्लांटेशन को हम एज ए टूल यूज कर सकते हैं फॉर लाइक डिजर्टिफिकेशन और जब आपने थर और थल की बात की तो वो तो डेजर्ट्स है ना उनकी तो डेफिनेशन में आ जाता है कि उनको डेजर्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है so desert have certain niche of plants like water succulents और फॉरेस्ट की डिफरेंट होती है इससे रेन फॉरेस्ट डिफरेंट होते हैं सो बिल्कुल लैंड रिस्टोरेशन के अंदर ये हो सकता है कि हम मे बी लैंड रिस्टोरेशन में कि हम उस लैंड को डिफरेंट पर्पस यूज करें दैट कुड बी अ थिंग what do you have to say about it थैंक यू सो मच रीमा अच्छा देखो मेरी बात है आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है एंड इट स्टेम्स फ्रॉम योर
own understanding of what desertification is. But desertification या किसी भी जमीन, अच्छा, मैं आपको आंसर इस परस्पेक्टिव से कहती हूँ कि आपको पता है कि जो थर का जो रीजन है जहाँ पे सहरा था, अगर आप रिसर्च करें, अभी अगर मैं कोई गूगल नहीं कर रही, लेकिन बिकॉज वी आर इन अ सेशन राइट नाउ, बट थर का जो रीजन है वो सहरा उसका बढ़ता जा रहा है विद टाइम। तो उसको रोकना कि वो मजीद उसका रीजन बढ़ता ना जाए, जो आपकी जो जमीन जो बंजर है, जो आपकी जमीन जो कल्टिवेबल नहीं है, उसका बढ़ना, उसको बढ़ने को रोकना बेसिकली इज लैंड रिस्टोरेशन, उसकी लैंड रिस्टोरेशन कहेंगे, ठीक है। और उसके डिजर्टिफिकेशन से मुराद है कि एक एरिया है वो ऑलरेडी ठीक है, एक उसका एरिया बना हुआ है जहाँ पर वो सहरा है, बट सहरा को बढ़ना तो नहीं चाहिए ना, उसको इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। जब हम ग्रेजिंग एरिया, यानी कि जो ग्रेजिंग एरिया से मुराद ये वो एरिया जहाँ पे भेड़ बकरियां खाना खाती हैं, उस एरिया को बढ़ा देंगे। मैं बात आपकी समझती हूँ कि जैसा ह्यूमंस बढ़ रहे हैं तो उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, बट देयर आर ऑलवेज अदर वेज, देयर आर ऑलवेज अदर एरियाज वेयर यू कैन यू नो एरियाज जिनको आप कल्टिवेबल बना सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और मोस्टली जो सहरा बढ़ते हैं वो बेसिकली ऐसे माफियाज होते हैं जो कि टिम्बर माफियाज, जिनके बारे में आपने सुना है, जो कि बेसिकली जंगलों को काट रहे होते हैं या उन एरियाज को खत्म कर रहे होते हैं। तो उस जिनकी वजह से सहरा बन रहे होते हैं और ऐसे एरियाज बन रहे होते हैं जहाँ पे एक वक्त के बाद दोबारा आप कह लें कि दरख्त उगते ही नहीं है, जमीन अनयूजेबल हो जाती है। तो इसको, इस अनयूजेबल हो जाने जमीन को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो थैंक यू, हम आगे चलते हैं। लैंड रिस्टोरेशन टेक्निक्स, ओके, सो देर आर मेनी लैंड रिस्टोरेशन टेक्निक्स। या लैंड रिस्टोरेशन से मुराद है कि कैसे वापस लाया जाए एक खराब हुए हुए एरिया को टू बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफी सारी हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ चुनी है टू एक्सप्लेन in the best relation to how our country works, and हमारे जिस तरह से हमारी जो needs हैं, जो हम implement हमारे मुल्क में कर सकते हैं, उनके हवाले से। One of the number one that attracted me the most is जो land management practice है उसमें sustainable में is adoption of conservation agriculture techniques including minimum tillage and row crop rotation. So ये एक example है of what tillage is and how it's done. So conventional farming आपकी एक होती है आपकी conservation for agriculture. कन्वेंशनल फार्मिंग में ये होता है कि सॉइल स्ट्रक्चर और फ्लोइंग की जाती है। मिनिमम टिलेज जो होती है उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मिनिमम टिलेज में डिस्टर्ब द सॉइल एज लिटिल एज पॉसिबल टू मेंटेन सॉइल प्लांट डायरेक्टली टू सॉइल। टिलेज इज अनदर प्रोसेस जिसमें जो कि इन इन तो बेसिकली क्या होता है, मैं इसको आसान तरीके से आपको इस डायग्राम को ऐसे समझाती हूँ कि देयर आर सम कन्वेंशनल फार्मिंग टेक्निक्स जिनके वजह से क्या होता है कि सॉइल का जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है वो खराब हो जाती है, और उसकी वजह से ऊपर लेयर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाती है। देन देयर इज अनदर कन्वेंशनल फार्मिंग टेक्निक जिसमें मोनोक्रॉपिंग होती है, यानी कि एक ही प्लांट एक जगह पे बार बार हर सीजन में जो है वो वही लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से Raphael, we cannot hear you. Can others hear Raphael, or is it just me?
It appears that we lost Rabir for a second. She has reached. Okay. अस्सलाम हाय Walaikum salam. Hi. हाय Hi. आप लोगों ने मुझे कब लॉस्ट किया मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी So, okay, you are talking about the latest technique like conventional farming, monocropping, monocrop हम use करते हैं like same crop again and again. That's where you हाँ were. हाँ हाँ ठीक है परफेक्ट तो ठीक है so basically these are some of the techniques जिनकी वजह से एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पर आप जो है वो बेटर प्रैक्टिसेस के जरिए यू कैन सेव इट यू कैन इंश्योर बेटर फर्टिलिटी ऑफ द लैंड तो आप क्रॉप रोटेट कर लो आप टिलेज की टेक्निक इस्तेमाल कर लो आप मेंटेन सॉइल कवर कर लो एंड प्रोटेक्ट कर लो उसको इरोजन और वीड ग्रोथ से so basically some of the techniques that can help in sustainable land management practices moving on एक कॉन्सेप्ट होता है वाटर शेड मैनेजमेंट का it is a huge it's a approach to prevent soil erosion and degradation अब क्या होता है कि मोस्टली फार्मिंग के अंदर मोस्टली एक जब फार्मर होता है उसको मोस्टली गर्ज होती है अपने एरिया से उसको गर्ज होती है कि मेरा एरिया है उसमें मैं खेती बाड़ी करूं और मेरी जो फार्म है उसको पानी आए उसकी सॉइल फर्टाइल हो उसकी जो भी प्रोडक्शन है वो बेस्ट आए and they're mostly concerned with themselves. Watershed management approach is the one where you look at a bigger area in a holistic approach. So essentially उसमें आप ये करते हो कि उसमें आप पूरे एरिया का जहाँ पे जितने भी फार्म्स है उनका आप ख्याल रखते हो ये बेसिकली एक डायग्राम है जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रही है इन द सेंस कि एक होल इकोसिस्टम है जिसके अंदर बारिश हो रही है और पानी जो है वो दरिया में बारिश हो रही है पहाड़ों के ऊपर दरिया से पानी नालों से पानी दरिया में जा रहा है वो दरिया से पानी ग्राउंड वाटर में एक तो ग्राउंड वाटर को सपोर्ट कर रहा है उसके अलावा बारिश भी इनफिल्टर होके ग्राउंड वाटर को सपोर्ट कर रही है और वाटर की जो आपकी जो वाटर बेड है उस एरिया का उसको अच्छा कर रही है जो कि आप एक फार्मर ट्यूबवेल के जरिए या फार्मर जो है वो और दूसरे तरीकों के जरिए उस पानी को यूज कर सकता है इन डिफरेंट इरिगेशन एरियाज और आपके जो अर्बन एरियाज है उसमें वाटर की जो फ्राहमी है वो अच्छे तरीके से हो सकती है so basically watershed management is a holistic view on how to sustain your ecosystem जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जो दरिया होते हैं उनके पास से दरख्त काट लिए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो स्लाइड होती है उस जो दरिया बह रहा है और जो जमीन है साइड से उसके चांसेस ऑफ इसको क्या कहते हैं लैंड स्लाइडिंग जो है वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो पानी है उसमें ढेर सारी मिट्टी हो जाती है जब वो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है आपका दरिया है उसका मुंह छोटा होता है एक टाइम पे मुंह इतना छोटा हो जाता है कि पानी जो है वो कभी कभी इतना फ्लो से आता है कि फ्लडिंग एक क्लाइमेट चेंज आपके लिए फ्लडिंग एक चीज बन जाती है तो फ्लडिंग हो जाती है तो क्या है कि जो नीचे फार्म्स हो गए वो सारे बह जाएंगे आपकी एक नॉर्मल तरीके से आपकी वो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो दरख्त उस लाइन में ना काटने से उसकी जो होलिस्टिक मैनेजमेंट ना करने से बेसिकली यू सेव द होल इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया तो ये एक छोटी सी एग्जांपल ऑन हाउ टू डू watershed management holistic watershed management in an ecosystem this is one of the easiest ways and yet the most difficult ways of land restoration एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन जब हम लैंड रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आई नो आप लोगों के जहन में एक चीज आ रही थी दरख्त लगा लो दरख्त लगा लो दरख्त लगा लो सो बेसिकली एफॉरेस्टेशन बेसिकली इज एक ऐसी जगह पे दरख्त लगाना जहाँ पे पहले दरख्त नहीं थे रिफॉरेस्टेशन इज वेयर ऐसी जगह पे दरख्त लगाना जहाँ पे दरख्त पहले से मौजूद थे तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए दरख्त लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट
ऐसे दरख्त लगाना जो कि इंडिजीनियस हैं एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स लैंड रिस्टोरेशन and establishment of forest corridors to facilitate biodiversity conservation and economic ecosystem connectivity. Essentially, land restoration को कभी भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए जो कि प्लान के बगैर हो। यानी कि हम अक्सर हमारे स्कूलों में ये होता है कि हम एक प्लांट की उस पे चलते हैं, कैंपेन में चलते हैं और हम रैंडम से ट्रीज लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं और हम उनको रैंडम सी जगह पे, कभी कभी हम सड़क के बीच में वो जो एक स्पेस होती है वहां पे भी रैंडम जगह पे एक दरख्त लगाने चले जाते हैं। हालांकि वहां पे दरख्त कभी भी नहीं आपको लगाना चाहिए। एक जो रोड के बीच में जो पट्टी होती है उस पे आपको हमेशा एक प्लांट लगाना चाहिए जिसकी जड़ें इतनी बड़ी ना हो। तो बेसिकली अ लॉट ऑफ थॉट शुड ऑलवेज गो बिहाइंड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री यू शुड बी planting when it comes to afforestation or reforestation. तो सोच समझ के हमें इसको करना चाहिए। ये कुछ दो दरख्त हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने ढूंढी कैसे कौन से दो दरख्त हैं पाकिस्तान में जो इंडिजीनियस हैं और ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं। तो इफ एनीबडी कैन गेस कि कौन से दो मैंने दरख्तों की पिक्चर बनाई है तो दैट बी रियली पिक्चर लगाई है तो दैट बी रियली ग्रेट। एनीबडी? मैम एक तो नीम ट्री है इसमें। बिल्कुल। एंड द अदर वन, कैन एनीबडी टेल? मैं बताती हूँ। दूसरा पीपल का दरख्त है जो कि हमने काफी सुना हुआ है हमारी कहानियों वगैरह में भी वैसे। तो ये दो ऐसे दरख्त हैं पाकिस्तान के जो कि हमारे यहाँ नेचुरली उगते हैं और नेचुरली ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि ये आपका वाटर बेड जो है उसको सस्टेन करते हैं। तो ये दो दरख्त हैं और इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं जो कि बेसिकली हमें चुनने चाहिए जब हम दरख्त लगाने जा रहे होते हैं। तो these two are one of those examples. मूविंग ऑन, आपको पता है जिस तरह मैंने शुरू में ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका की बात की। लेट्स टॉक अबाउट कि वो इनिशिएटिव जो लिया गया वो क्या है एंड उसने क्या किया है। तो बेसिकली साहिल एक रीजन है अफ्रीका का जो कि मिडल ऑफ द अफ्रीका में, वहाँ पे काफी सिवियर लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन हो रही थी जिसकी वजह से पॉवर्टी थी, फूड इनसिक्योरिटी थी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थी और काफी ज्यादा जो एरिया था वो डिग्रेड हो चुका था। और वहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया 2007 के अंदर, जिसमें 21 स्टेट्स के अंदर उन्होंने काम किया और प्लान था कि 6,000 किलोमीटर लंबी एक वॉल ऑफ ट्रीज बनाया जाए जो कि डिजर्टिफिकेशन को रोके और रिस्टोर कर दे। इसको कैसे किया गया? सो बेसिकली दे incorporated indigenous and traditional knowledge from farmers across Sahel region, particularly in Niger and Burkina Faso, और उन्होंने उनकी टेक्निक्स को यूज किया। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वॉल ऑफ ट्रीज, पहले एक सिंगल वॉल ऑफ ट्री बनाई, अब जो है द प्रोजेक्ट हैज नाउ टर्न टू वो उसको जो आपकी जो वॉल है उसको बढ़ा रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली अब उसमें मजीद टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल कर दी, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, प्रोटेक्टिंग नेचर, एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन अफ्रीका जिसने लोगों को बहुत हेल्प की है। इसने इस इनिशिएटिव की वजह से 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज रीस्टोर्ड। तो यानी कि इट्स अ वेरी सक्सेसफुल आई वुड से इनिशिएटिव और अ प्रोजेक्ट जिसने बहुत ज्यादा अफ्रीकन रीजन में जो नाइजर, बुर्किना फासो, खासतौर पर वो जो कंट्रीज जो उसके बिल्कुल अंडर आ रहे थे वहां पे हेल्प किया in sustaining their environment, ecosystem, and their whole mitigating the climate change impacts on their countries. Okay, ये बड़ी सारी स्लाइड है जो कि बात कर रही है ड्रॉट रेजिलिएंट स्ट्रेटजीज के ऊपर। कैन यू गाइस हियर मी? मुझे अभी नोटिफिकेशन आया कि मेरा नेट वीक है। रावेल, आप अपना वीडियो बंद कर देंगी तो शायद क्योंकि आवाज में थोड़ी सी लैग है, अदरवाइज इट्स फाइन। ओके ओके,
लेट मी सी, ओके, थोड़ी देर के लिए हम वीडियो बंद करते हैं। ओके, सो बेसिकली what are this slide is talking about some drought resilience strategies. I understand that already 40 minutes have gone by, or 20 minutes रहते हैं इस session के, so I will just quickly tell you guys. So basically drought tolerant crop varieties को use करना, जैसे कि हमने बात की, ऐसी crop varieties को use करना आपकी agriculture practices में जो कि डिजर्टिफिकेशन का ड्रॉट का पार्ट नहीं बनती, ड्रॉट रेजिलिएंट भी होती है, यानी कि अगर आके पानी की कमी है आपके लैंड के अंदर तो उसको वो फेस करें, तो बेसिकली जेनेटिकल इंजीनियरिंग से उनको बनाया जाता है उन ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स को। फिर आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसे रूफ कैचमेंट चेक डैम्स। रूफ कैचमेंट की मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल भी निकाली थी, जो कि है दिस इज व्हाट एसेंशियली रूट कैचमेंट लुक्स लाइक। रूफ टॉप रेन वाटर इज बीइंग हार्वेस्टेड इनटू अ टब। तो बेसिकली जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे पानी जो है वो एक टब में वो सेव कर लेते हैं। एंड देन चेक डैम्स होते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, एंड जिनकी वजह से पानी सीव किया जाता है। स्मॉल वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। मरी में सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे रिजर्वायर मौजूद हैं, पॉन्ड्स मौजूद हैं, जो कि मरी में चूंकि बहुत बारिश होती है जो कि पानी सेव करते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो कि आपको टाइमली बता दें कि ड्रॉट आने वाला है और कुछ होने वाला है, ड्रॉट इस एरिया में आ जाएगा, उसकी मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द कम्युनिटी एडॉप्टेशन मेजर दैट कैन बी यूज्ड। ये एक एग्जांपल है अर्ली वार्निंग सिस्टम की, जो कि यूएनडीपी ने ग्लॉफ प्रोजेक्ट के अंदर लगाया है जीबी रीजन के अंदर। दिस इज कम्प्लीटली फॉर अ डिफरेंट initiative, GLOF initiative, flooding initiative, but it's an example of the early one. Integrating technologies for resilience. कुछ काफी सारी यहाँ पे technologies. If anybody wants to take a screenshot, feel free take a screenshot of these slides. मैं इसमें in depth पे बात नहीं करूंगी, लेकिन कोई भी ड्रॉट आने वाला होता है तो अपने ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए प्लानिंग कर सकते हैं। डिजर्टिफिकेशन बढ़ रही है तो आप सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू यू कैन नो कि कहाँ कहाँ पे जरूरत है रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की। फॉर एग्जांपल जो आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, नॉर्दर्न रीजन है, खास तौर पर वहां पर। पॉलिसीज एंड गवर्नेंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन इज बेसिकली कन्वेंशन जिसके अंदर मोस्टली डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। मैंने यहाँ पे एक लिंक भी खोला हुआ था, इफ आई कैन क्लिक, आई डोंट थिंक आई एम एबल टू क्लिक ऑन इट, बट 15.3 एसडीजी जो है वो मोस्टली आपकी डिजर्टिफिकेशन के ऊपर बात कर रहा है। उसके इंडिकेटर्स आपको टारगेट्स दे रहा है। पेरिस एग्रीमेंट है जो कि डिजर्टिफिकेशन के ऊपर बात करता है। देन यू हैव पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे अगर आप सर्च करें तो पाकिस्तान के अंदर GBDMA ने काफी सारे जो है वो फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं। आपकी फॉरेस्ट की, एग्रीकल्चर की बहुत सारी पॉलिसीज मौजूद हैं, लेकिन अक्सर पॉलिसीज जो हैं वो दे लैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस पॉलिसीज। उनका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स नहीं है वहां पर। बेसिकली मेन पॉलिसीज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, बट उनके इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क्स मौजूद नहीं है। And I think that they're very important and they should be there to ensure safeguard land rights, management practices, and ensure environmental justice. इन slides को हम आगे चलते हैं. Let's talk about some success stories. ये एक picture, I can see कि picture की quality इतनी अच्छी नहीं है, but you can see, you can make sense कि एक region था लेओस के अंदर, लोयोस प्लेटू की एक एग्जांपल है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से पहले कैसे वो डिजर्टिफिकेशन की सिचुएशन थी और आफ्टर डिस्टोरेशन कैसे वो
वहां पर जो है आप कह लें कि हरियाली वापस आ गई है एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन दोबारा कैसे की गई है थ्रू रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फिर आपके पास एक एग्जांपल है टाइग्रे रीजन कम्युनिटी के वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इथियोपिया में किया गया। फिर येईडा वैली कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किया गया तंजानिया के अंदर, जिसकी एक ये पिक्चर लगी हुई है, जहाँ पर मसाई कम्युनिटी के लिए से कोलैबोरेट करके कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, टूरिज्म ऑपरेटर्स ने वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को रिस्टोर किया और सेव किया लाइवलीहुड उस एरिया की तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स। So I think I'm at the end of my presentation. Can you guys name one project implemented in Pakistan that was mainly on deforestation and वो desertification के ऊपर था? Thank you. एक project And let's have Pakistan का, thank you, that was very helpful. That was thorough presentation you have made. एक प्रोजेक्ट जो आपने पूछा है पाकिस्तान का, that is Billion Tree Tsunami. But that is true. एक Billion Tree था Tsunami. Yep. बट उसके में भी फ्लॉ बिकॉज उन लोग वाटर सेंटर ना उन लैंड में दिया जहाँ पर वाटर जो वाटर बेड था लैंड का वो ऑलरेडी लो था, वहां पर वाटर सर्कुलेंस क्या कर रहे थे उन लोगों ने, लाइक थोड़ा रिसर्च किया, लाइक इस्लाम ये क्या है, लाइक इस्लाम में उन लोगों ने इन So yes, 70s you're में right. जो है ना वो प्लांटेशन ड्राइव की थी और उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से सीड्स जो है ना वो शेड कर दिए थे, लाइक chaotic गार्डनिंग नहीं होती उस तरीके से। अब वो पेपर मलबरी ट्रीज जो है ना वो यहाँ चूंकि aquatic species है तो उन लिमिट जो डिजीज आती है ना उन है ना इम्यूनिटी हम लोगों की डेवलप नहीं है, तो हम लोगों को सफर करना पड़ता है लाइक पोलन एलर्जी और तो वो पोलन का सीजन इज वेरी बैड फॉर अस। So I would say the only project I could save now is Billion Tsunami. Back to actually. बिल्कुल। Thank you, Azima. You're absolutely right. बिलियन ट्री सुनामी जो था वो एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया and it was very we cannot say much about its success, I would say, लेकिन आप कह लें कि it is one of the very well known and popular projects in Pakistan जो कि फॉरेस्टेशन के ऊपर किया गया। इसके अलावा if you research तो आप UNDP के कई प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, जैसे कि एक स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट UNDP ने किया था, इट वाज ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि जैसा UNEP एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो काफी सारे इस तरह प्रोजेक्ट्स करते थे। वी कैन आई वुड जस्ट open this platform for more research into the topic कि पाकिस्तान में क्या काम हुआ है एंड क्या काम होना चाहिए, क्या काम हो सकता है, क्योंकि I believe as climate action Pakistan activists that we are here right now under this platform, it is our responsibility to know more about land restoration. ये मेरी बहुत एक छोटी सी preliminary सी presentation थी, as Mohsin I'm sure you can agree, एक baseline हमने की है, and your interns would I hope would be very enthusiastic about researching further into this, right? Thank you, Ravel, for such a interesting presentation, and especially you went in detail, like you pointed out what definitions were, how do we approach them, and like mostly people start like definitions हमारी सही नहीं होती, and then we go into detail. Thank you for that presentation, making everything on paper like in a line. ये हमारी definitions and this is how should we approach. I have just one small question. You said that afforestation and like reforestation, you mentioned the difference between them, and afforestation, if I recall correctly, it is the like plantation of new forests that were not there before. And reforestation is जहाँ पे पहले से थे, and like we either try to grow those forests or like reclaim those forests. That's something. The Great Green Wall of Africa, that is
afforestation project, right? तो ऐसे projects हमारे like Yes, that is afforestation project. You're right. so those projects don't they affect our like current wind systems or like the how does the ecosystem around those area play out? So like there would be if I was to put in very simple words, so can I say कि हमने afforestation तो कर दी, लेकिन उसकी वजह से जो rest of the region है वहां पे maybe rainfall कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? Is it possible? Are there like large impact studies कि like इतनी बड़ी scale पे आपने चलो 6,000 किलोमीटर की अपने ना plantation तो कर दी, but are there any like unknown problems or like long impact studies to that? If that is a valid question, I don't know. हाँ, so no, it's a valid question और ये सवाल जहन में आता है. I completely understand. It was an afforestation project, लेकिन इसकी जो watershed management जिसके बारे में मैंने बात की, जो कि अप्रोच है, जहाँ पे आप देखते हो कि एक प्रोजेक्ट का उसके प्रॉपर इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप उसको पढ़ें तो आई थिंक इट वाज क्वाइट अ पॉजिटिव वन. और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इट वाज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट एंड इट डिड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. तो क्योंकि वो फिर रीजन्स जो थे वहां पे फार्मिंग बहुत ज्यादा हो गई, और वो जो आपको पहले सवाल थे लोग हैं रीजन में, तो उनके खाने पीने का क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड्स का इकोसिस्टम का, तो वो ऑब्वियसली उस एरिया में बढ़ गए. एक ऐसा एरिया था बेसिकली जहाँ पे डिजर्ट था, और वो एक ऐसा एरिया बना दिया गया जिसकी वजह से उस एरिया का ऑक्सीजन लेवल या उस एरिया के जो कार्बन ऑक्सीजन साइकिल है, उस एरिया का जो वहां पे बारिशें ज्यादा होने लगी. फ्लड की सिचुएशन नहीं आई. वो कैसे नहीं आई कि वहां पे जो ट्रीज हैं, so basically जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, ट्रीज हैं बेसिकली दे होल्ड द ग्राउंड. दे होल्डिंग द ग्राउंड, तो फ्लड नहीं आते. जहाँ पे ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां पे फ्लड्स कम आते हैं. तो बेसिकली afforestation is a solution to many of the problems that you are thinking कि उनकी वजह से शायद वो ना क्रिएट हो जाए. बिल्कुल नहीं. It's a way of creating new ecosystems that always have positive impacts. Mohsen, I would request कि अगर हम if we can have a screenshot of this whole session if you had taken some. Yeah, I do have the recording of the entire thing, so we'll be uploading that hopefully. Or I can capture some of the screenshots. Maybe with all participants in one screen. Sure. And Rabil, I have one question. Yeah. Yeah, the thing is that interns are required as part of this internship to design an activity on 5th June, like on this theme. So the proposals I've got so far, and 95% of them talk about like, okay, we'll go and do a planting session in a school or so. I understand कि land restoration का सुनते ही like even before this presentation मेरे भी दिमाग में यही आता कि let's do a planting thing. So like I have like discouraged this doing the planting thing actually. But then like I again think of कि अगर plantation नहीं करनी है तो on a small budget and on a very small level, क्योंकि like they have this challenge to do it like on a very small budget, like but the level they can like it's up to them. So what could be anything else that they can do? Because like for their internship, it can't be an online thing. It has to be something in person and interactive. Any suggestions to the interns? हाँ लारा, थैंक यू सो मच. अच्छा पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, शायद आई माइट गेट डिस्कनेक्ट एकदम से क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही है. लेकिन लेट मी क्विकली गो ओवर योर क्वेश्चन. अच्छा, तो बेसिकली आई थिंक प्लांटिंग ट्रीज इज अ ग्रेट प्रोजेक्ट. एज मतलब आप कर सकते हो, बट यू हैव टू, if you are going for those activities, then you have to make sure कि you are choosing the right tree, you're choosing the right plant in the right area. वो drought resistant है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, उसकी जो भी किस्म है वो उस एरिया के लिए बिल्कुल फिजिबल है. वो किस एरिया में लग रहा है, अगर आप उस दरख्त को लगा रहे हैं तो क्या उसको बार बार पानी देने की जरूरत तो नहीं है आपको, तो उसको नेचुरली उसको पानी मिल रहा है. थैंक यू. सो बेसिकली आई थिंक
just having a holistic view of how that plant that you're planting is going to grow on its own is the best way to plant a tree in a specific area, कि वो अपनी खुद से वो इकोसिस्टम में उसका ख्याल। इसके अलावा लैंड रिस्टोरेशन की अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो दे आई थिंक योर इंटर्न्स कैन ऑलवेज रिसर्च on this topic and see if there are any active projects by any NGOs, INGOs, or UN happening, and then they can connect with them, see what they are researching, what they're working at. If those interns can maybe spend a day at their workplace, learn how they're working. These are some of the ideas I can share with you later after this webinar as well, and see what can your amazing interns do for their project. Sure. Thank you. Thank you. Anyone has any other question? I will take that as a no. Okay, so I know, Ravel, you're low on battery. You might just get disconnected, but like we still have 4 minutes, so we will continue. I have one question. So okay, so first one, correct me if I'm wrong. Changamanga, as the forest was like it was a like deliberate effort to make a new forest out of nowhere, right? Yep. So Yep. and like But it was a Hmm. but Changamanga is a kind of a different story. Why? Because Changamanga was already a fertile land. So Changamanga was not really a land that was desertified. It But was it's small a great forest, but like so it was an already fertile land that they restored, or not really restored, but created a forest out of it. So I would not say it's a good example of deforestation or land restoration, just topic ki hum baat kare. But again, a great initiative by the government, of course. But then later down, like the wood mafia came in and like made it like because it was a good example in 1990s, but then like by 2007 to 8, like we had started doing bullshit with it. The wood mafia was essentially an action and all that happened. So essentially, like by again 2018, we had to stop that down and like talk about it. That being said, the real estate is also like the real estate expansion. So, for example, if you see Behra Town in Islamabad, and like that Behra Town in Islamabad that expands into Islamabad and Rawalpindi, both the regions, and both of them like are not by definition, maybe they are not forest. I'm not sure that by definition those areas were forest or not, but those were like pretty green, fertile areas, lands that were claimed by some of the Yes. real estate companies. So yes, that is a very evident example of urbanization and how urban or human activities take the land and turns into an unfertile land. So yes, that is a very great example. And I remember this one because I remember I was talking to a real estate guy, and he said yes, for every $1 that you spend in like saving saving the ecosystem and all, you get 30. But every $1 you put in the real estate, it gives you 600 times in terms of economy. So like urban growth in real estate is like actually a bigger economy boost and all that. Well, that was his argument, not my argument. I'm just saying what I heard. I'm pretty sure that's not true as well because it has its like own negatives. But yeah, really good presentation. Thought provoking. Thank you for putting it the way you put it. Very simple terms. I suppose no one else has a question. If you have any concluding remarks, please. Otherwise, we would end it as we are on the 1 hour mark. Thank you. Thank you so much, Mohsen. Thank you so much, Lalruk, for this opportunity. Thank you so much, everyone who was listening in, all the interns of your Climate Action Pakistan. Thank you so much. I wish you the best of luck for your projects.